बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग से आपसे मुखातिब हूँ। हमारी लेक्चर सीरीज़ का आज 8वां लेक्चर है और इसमें हम वेव्स एंड ऑसिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी अपना। इससे पहले हम 7th लेक्चर में जो है वेव और ऑसिलेशंस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपना जो है वो लेक्चर साउंड वेव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साउंड वेव्स travel through any material medium with a speed that depends on the properties of the medium। ठीक है, किसी भी मीडियम में से साउंड वेव पास करेंगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे नीचे जाके। सही है, तो यहाँ पे उसने क्लासिफिकेशन की हुई है। ऑडिबल वेव्स हैं, ठीक है, उसके बाद इंफ्रासोनिक्स वेव हैं और अल्ट्रासोनिक्स हैं। ठीक है, ऑडिबल वो है जो हमारी फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर लाई करती हैं और आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी 20 to 20,000 हर्ट्ज़ है। तो उससे जो कम फ्रिक्वेंसी की होंगी वो इंफ्रासोनिक वेव्स होंगी और उससे जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव्स होंगी वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव्स, या जिसको हम अल्ट्रासाउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो साउंड की स्पीड है वो किस तरह किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास स्पीड का रिलेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो बी है यहाँ पे ये बल्क मॉडुलस है और ये आपके पास जो है ये डेंसिटी है। ठीक है, इसको ना हम इस जो ट्रांसफ़र वेव्स की जो स्पीड है स्ट्रिंग के ऊपर इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखें दो चीज़ें हैं यहाँ पे। वहाँ पे भी आपके पास न्यूमरेटर में टी आ रहा है जो कि स्ट्रेस है, टेंशन है, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर। तो ये एक इलास्टिक प्रॉपर्टी है और उसके नीचे आपके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी या मैस की प्रॉपर्टी आ रही है। इसी तरह यहाँ पे भी बी आ रहा है और नीचे रो आ रहा है, यानी कि बी उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। आपको पता है मॉडुलस क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, और जो उसके बाद रो है वो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन है जो कि बताता है कि टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरिएशन आती हैं। तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशंस क्यों आती हैं ये हमें पता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट करते हैं। आपको पता है हमारा एयर ड्रम जो है वो भी वाइब्रेट करता है उसी तरह से जिस तरह से वेव आके उसके ऊपर हिट करती है। तो वाइब्रेशंस का आपको अच्छे से पता है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस उनकी होती है। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो 331 मीटर पर सेकेंड है और उसके बाद इस तरह से ये चेंज हो रही है। यहाँ पे आप थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए देख सकते हैं कि किस मटेरियल के अंदर जो है वो स्पीड कितनी है। ठीक है, सॉलिड्स में देख लें, ग्लास में देख लें, आयरन में देख लें और एल्यूमिनियम में देख लें। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास पीरियोडिक साउंड वेव्स। इसमें बेसिकली वो बताता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो किस तरह से प्रोग्रेस किस तरह से करती हैं, ट्रैवल किस तरह से करती हैं। तो इसमें ये बेसिकली एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो ऑसिलेशंस हो रही हैं वो अलोंग दी पाथ ऑफ द वेव हो रही हैं। तो उसमें ये होता है कि कुछ जो पोर्शन है, जैसे हम किसी चीज़, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है, हम एक पिस्टन और सिलेंडर की उसने जो है वो एक एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से हम उसको आगे मूव करेंगे फिर बैक मूव करेंगे तो कुछ कंप्रेशंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जहाँ पे एयर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, यानी कि वो कंप्रेस हो जाएगी गैस, और ये जो है आपके पास रेयरफिक्शन है, इनमें आपके पास मालिक्यूल्स जो हैं वो एक्सपेंड करेंगे। तो इसी तरह से आपके पास जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोपोगेट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ पीरियोडिक साउंड वेव्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें वो डेसिबल में इंटेंसिटी है उसकी वो कन्वर्जन है, तो इसको आपने लाजमी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके पास उसने बताया हुआ कि किस तरह से, जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव्स के लिए जो है वो एक्सप्रेशन निकाला था उसी तरह से यहाँ पे एक्सप्रेशन उसने निकाला हुआ है। ठीक है, और फिर इंटेंसिटी क्या होती है वो आपके पास पावर पर यूनिट एरिया होती है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपने देख लेने हैं कि ये जो है वो किस तरह से है। उसके बाद जो इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है कि आपके पास जो पावर होती है वो कंट्रीब्यूट होती है एक कंप्लीट जो है वो सरफेस एरिया के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो पी एवरेज बाई 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है।
जी, जो मैं आपको चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ जिसमें से बहुत दफ़ा क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट वगैरह होते हैं या केरल वगैरह के या कोई भी टेस्ट हैं, तो उसमें ये लाजमी एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डेसिबल यानी कि इंटेंसिटीज़ की रेशियो को आपने किस तरह से डेसिबल की रेशियोज़ में लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इंक्रीजिंग इन द डेंसिटी ऑफ ए साउंड बाई ए फैक्टर ऑफ 100 causes the sound level to increase by what amount 10 100। ये आपने कंपैरिजन इस तरह से करना है। ठीक है, कि आपने ये चीज़ यूज़ करनी है कि दोनों, ये आई नॉट जो है ये एक रेफरेंस इंटेंसिटी है और ये आपके पास इतनी होती है। ठीक है, तो इसमें अब आपने आपने हर के लिए आप डेसिबल निकालना है। आपने एक इंटेंसिटी के लिए यहाँ पे डेसिबल निकाल लिया, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे पुट करेंगे और दूसरी इंटेंसिटी के लिए भी आप डेसिबल निकालेंगे, तो वहाँ से आप उसको कंपेयर करेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल को हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत जगहों पे ये क्वेश्चन देखा है, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिलीवर्ड बाय ईच ऑपरेटिंग मशीन एट द वर्कर्स लोकेशन इज दिस वन, फाइंड द साउंड लेवल हेयर्ड बाय द वर्कर व्हेन वन मशीन इज ऑपरेटिंग। तो यहाँ पे वो साउंड लेवल बताना, ये देखें यहाँ पे 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट है। ठीक है, तो ये आपके पास 53 डेसिबल है। फिर वो बताता है कि जब दो मशीनें ऑपरेट कर रही होंगी तो इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें ये उसने डबल के लिए यूज़ किया और देखें डेसिबल जो है उसमें उस तरह से डबलिंग नहीं हुई, यानी कि डेसिबल का जो डेसिबल बेसिकली लॉग स्केल है, तो उसमें उस तरह से इंक्रीज़ नहीं हुआ, जबकि उसका इंक्रीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर जो है इसको प्रैक्टिस करना है। ये आई ओवर आई नॉट वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें उसने यही डिस्कशन किया है कि आपके पास जो डबलिंग है लाउडनेस जो है वो साउंड लेवल में आपके पास 10 डेसिबल का जो है वो इंक्रीज़ करती है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी यहाँ पे चीज़ें देखनी है। यहाँ पे उसने कुछ कंपैरिजन दिए हुए हैं कि किस तरह से आपके पास फ्रिक्वेंसीज़ जो हायर हैं उन पे लाउडनेस यानी कि डेसिबल साउंड लेवल कितना है। ठीक है, ये जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए कह लें या इंटरेस्ट के लिए कह लें, यहाँ पे उसने चीज़ें बताई हुई हैं। जी, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इस चैप्टर में करने वाली है वो डॉपलर इफ़ेक्ट है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी वेलोसिटीज़ आप ले रहे हैं, कौन कौन सी किस डायरेक्शन में सोर्स है, किस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर है। ठीक है, बेसिकली डॉपलर इफ़ेक्ट है क्या कि जब आप फ्रिक्वेंसी सुनते हैं किसी साउंड की उस कंडीशन में जब आप यानी ऑब्जर्वर में और सोर्स में रिलेटिव मोशन हो तो आपके पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट आती हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशंस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी इनको अच्छे से देख लेना है। देखें ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड सोर्स, ठीक है, इसमें आपने ये v आपके पास वेलोसिटी है स्पीड की और ये v नॉट जो है ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। ठीक है, तो देखें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह अगर अवे फ्राम सोर्स जा रहेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे सोर्स की जो है वो उसने बताई। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है तो हमें जो है फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज़ चाहिए, यानी यहाँ पे जो फैक्टर आना है शुड बी ग्रेटर दैन 1। तो अगर ऑब्जर्वर के लिए है तो v प्लस वी नॉट ओवर वी हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास v, और ये इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि ये किस तरह से आ रही है, बस आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपने कौन सी स्पीड जो है वो कहाँ पे यूज़ करनी है। इसी तरह यहाँ पे सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसने एक जनरल लिख दिया है। ठीक है, अब ये हर चीज़ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर सोर्स मूव कर रहा है तो उसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये सब के लिए उसने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे अगर टूवर्ड्स मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू यूज़ होगी। ठीक है, आप देखें ना यहाँ पे एक्सप्रेशन तो एक है, तो अगर हम कहते हैं जी ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा, वी नॉट ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे सोर्स की मूव जो आ जाएगी। लेकिन अब इसमें भी है कि सोर्स अगर आप देखें सोर्स अगर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वी एस पॉजिटिव लेंगे तो वही एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। अगर वो अवे मूव करेगा तो वी एस के साथ नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये वो अवे वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो याद रखने के लिए ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आपने जनरल याद रखना है, अदरवाइज़ वो एक्सप्रेशन भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट शॉक वेव्स का है। ठीक है, इसमें आप ये देखते हैं कि जब आपकी जो आपके पास स्पीड होती है वेव फ्रंट की,
उसकी स्पीड अगर 20 से ज़्यादा हो तो हम ये कहते हैं कि ये यानी कि मैक नंबर से भी हम इसको बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैक नंबर क्या होगा, तो जो है वो कितनी आपके पास शॉक वेव होगी या नहीं होगी। जी उसके बाद यहाँ पे एक दो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग वाले हैं, ठीक है, कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है वॉइस की। तो ये हमारे काम के नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा आप इसको ना करें। और यहाँ पे चैप्टर ये एंड हो रहा है, इसकी समरी जो है वो आप देख लें, ठीक है। लाजमी जो भी चैप्टर करें तो उसकी समरी एक दफ़ा आप देखें। ये सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे डिस्कस की हैं, ये देख लें, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये की हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे मार्क की हैं, वहाँ पे हाईलाइट करके डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वो समरी को लाजमी देखा करें। इसके बाद हमारे पास जी चैप्टर है 18 और इसमें आपके पास सुपरपोजिशन है और स्टैंडिंग वेव्स हैं, ठीक है। तो सुपरपोजिशन में ये है कि आपके पास जो दो या दो से ज़्यादा वेव्स जब मीडियम में से मूव कर रही होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथमेटिकल इसकी ट्रीटमेंट उसने की हुई है। यहाँ पे वो बताता है कि टू ट्रैवलिंग वेव्स कैन पास थ्रू ईच अदर विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड और इवन अल्टर्ड, ठीक है। तो आपके पास जो है वो दो वेव्स जो हैं ट्रैवल कर रही हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर से पास हो सकती हैं, उसमें किसी किस्म की वो, लेकिन जिस मोमेंट पे वो सुपर इम्पोज हो रही होंगी तो उस मोमेंट पे ये डिसाइड होगा कि वो फेज़ में है या आउट ऑफ फेज़ है। अगर वो इन फेज़ होती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, अगर वो आउट ऑफ फेज़ हैं तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे उसने बताया हुआ है द कम्बिनेशन ऑफ सेपरेट वेव्स इन द सेम रीजन ऑफ स्पेस टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेव इज़ कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक हो गया, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है। तो ये आप देख सकते हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव होगी, कब जो है वो डिस्ट्रक्टिव होगी। जी यहाँ पे आप देख लें कि आपके पास सुपरपोजिशन उसने बताया हुआ है साइनसॉइडल वेव्स का, ठीक है। दो जो आपके पास वेव्स हैं और उसमें उसने माइन्यूट फेज डिफरेंस लिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे फाई नहीं है और यहाँ पे उसने फाई को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों में फेज डिफरेंस है। तो हम तभी देखेंगे ना सुपरपोजिशन जो है वो, तभी हम देख सकेंगे कि किस तरह से हो रही है जब हम उनके अंदर कुछ फेज डिफरेंस जो है वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर उनके अंदर फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, फाई जो है वो ज़ीरो है, तो यहाँ पे आप देख लें कि जहाँ आपके पास वाई जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसने ग्राफिकली भी ये चीज़ें बताई हुई हैं, वाई एंड वाई टू आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे फेज डिफरेंस ज़ीरो है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है वो 180 है। तो इस तरह से उसने ये डिफरेंट चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे फेज डिफरेंस आपके पास 60 है। चलें जी, उसके बाद हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स है, ठीक है। इसको वो बताता है कि किस तरह से आपके पास जो है वो इंटरफेरेंस हो रही है। जी इसके बाद हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स में वो बेसिकली बताता है कि दो वेव्स जो हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। यहाँ पे आप देखें ज़रा, y1 के लिए उसने माइनस साइन लगाया है, जैसे हमने ऊपर वेव मॉडल में पढ़ा था कि x माइनस वी टी, और यहाँ पे उसने प्लस लगाया। तो इसका मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक सेकंड नेगेटिव में कर रही है। तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ आती है, ठीक है, 2a साइन की x और साथ आ रहा है कॉज ओमेगा। अब देखें यहाँ पे कोई भी ट्रैवलिंग टाइप इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है आपको, तो ये आपके पास एक स्टैंडिंग वेव जो है वो बना रही है, ठीक है। ये आप देख लें, उसने बहुत अच्छा ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाया है। तो आप देख लें कि ये नोड है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो है और जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ पे आपके पास एंटी नोड है। और यहाँ पे फिर ये चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली है कि कहाँ कहाँ पे नोड बनेंगे और कहाँ कहाँ पे एंटी नोड बनेंगे, ठीक है। ये आप देख लें कि एक्स की ये पोजीशन जो है उनके ऊपर आपके पास नोड्स बनेंगे और ये जो एक्स की पोजीशंस हैं इनके ऊपर एंटी नोड बनेंगे। ये चीज़ें बहुत याद रखने वाली हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एंटी नोड कितना होता है, बिटवीन एडजेसेंट नोड्स कितना होता है, और उसके बाद बिटवीन नोड और एडजेसेंट एंटी नोड के दरमियान कितना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसने यहाँ पे ये इसी तरह ग्राफिकली उसने चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास है जी स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स
बहुत इम्पोर्टेंट तो ये चीज़ है, ठीक है। बहुत दफ़ा इसमें से क्वेश्चन आता है कि किस तरह से आपके पास इसके हार्मोनिक्स बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है कि लैम्डा एन जो है वो किस तरह से बनेगा, फ्रिक्वेंसी किस तरह से होगी, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए क्या होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये देख लें आप। यहाँ पे एफ एन जो है वो वी ओवर लैम्डा एन है, फिर इस तरह उसने वी की वैल्यू पुट की, एफ वन आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और हायर हार्मोनिक्स के लिए आपने ये चीज़ यूज़ करनी है, एनथ हार्मोनिक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल जो है वो उसको देख सकते हैं जी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जो है आपके पास कंसेप्ट है रेजोनेंस का। इफ़ अ periodic sound is if a periodic force is applied to a such system, the amplitude of the resulting motion is greater when the frequency of the applied force is equal to the one of the natural frequencies of the system, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में जी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप सोच रहे होंगे कि ये हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट कह रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन में इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने काफ़ी टेस्ट दिए हैं, तो मुझे जो हर टेस्ट में जो चीज़ नज़र आती थी वो ये आती थी कि आपके पास एयर कॉलम एक तरफ से बंद है, तो उसमें आप निकालें जी, फ्रिक्वेंसीज निकालें, और एयर कॉलम जो है वो दोनों तरफ से ओपन है तो फिर आप उसके लिए वो निकालें, ठीक है। दोनों तरफ से क्लोज़ होगा तो फिर तो वेव्स होंगी नहीं ना उसके अंदर। तो एक तरफ से ओपन है एट वन एंड, और ओपन है एट जो है वो बोथ एंड्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये लाजमी आपने याद रखने हैं। ये देख लें यहाँ पे, यहाँ से भी आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना सकते हैं, एनालॉजी बना सकते हैं, ठीक है, याद रखने के लिए। यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। नेचुरल फ्रिक्वेंसीज ऑफ ए पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड, ये आपके पास आता है, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे से याद रख लेना है। इसी तरह फिर आपके पास क्लोज एंड के लिए भी आएगा, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन के अंदर हैं वेव्स। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपके पास फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हार्मोनिक्स की जो है वो रिलेट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद जी बीट्स का फिनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट्स होती कब है, पहले सबसे पहले हमने ये देखना है कि बीट्स कब होती है। बीटिंग इज द periodic variation in the amplitude at a given point due to superposition of two waves having slightly different frequencies। जी यहाँ पे हम देख रहे थे इसको, बीटिंग को, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी मैथमेटिक्स क्या है। यहाँ पे आप देखें कि उसने दो वेव्स ली हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसीज उनकी डिफरेंट है, ओमेगा वन और ओमेगा टू हैं, दोनों को वो ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। तो जो बीट फ्रिक्वेंसी होगी वो दोनों का जो है वो डिफरेंस होगी, यानी कि F1 माइनस F2 होगी। यहाँ पे एक और चीज़ भी देखने की है कि जो आपके पास यहाँ पे आप देखें उसने बताया हुआ है कि वाइब्रेट अगर 430 हर्ट्ज़ के साथ वाइब्रेट कर रहा है और यहाँ पे 442 के साथ कर रहा है, तो रिजल्टेंट साउंड वेव जो है उसकी कम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी 440 हर्ट्ज़ होगी, ठीक है। जबकि बीट फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके पास 4 हर्ट्ज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रख लेनी है। ये आप देख लें, उसने बताया कि जो ये रिजल्टेंट एक्सप्रेशन है ना, इसमें जो फ्रिक्वेंसी आ रही है ना वो F1 प्लस F2/2 है। तो जो वेव होगी उसकी फ्रिक्वेंसी दिस वन होगी, और जो आपके पास बीट होगी तो उसकी बीट बेसिकली ये है कि आपके पास कितने टाइम एक जो वेव के अंदर आपके पास आप उसको मैक्सिमम आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हो कि 438 और 442 है, तो लिसनर जो है वो 440 हर्ट्ज़ की वेव सुनेगा जिसमें 4 टाइम्स अ सेकंड आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। जी यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है उसको अपने स्केड्यूल के हिसाब से ही जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। और आप लोगों की जो प्रिपरेशन के हवाले से जो मसाइल हैं
वो आप लोग ज़रूर पोस्ट किया करें, ठीक है। यूट्यूब पे पोस्ट किया करें या ग्रुप में पोस्ट किया करें। तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, डिस्कस्ड हुई हुई हैं, उनसे ज़रा फ़ायदा लिया करें, ठीक है। वीडियोस को गो थ्रू कर लिया करें। और जो कि ऐसे मसाइल हैं जो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहे, तो उसको आप ग्रुप में पोस्ट करें। व्हाट्सएप का ग्रुप आपको पता है कि बनाया हुआ है इसी काम के लिए, ठीक है। तो चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो अपने स्केड्यूल के हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं अब डेली बेसिस पे जो है वो लेक्चर अपलोड करता रहूँ, ताकि प्रेपरेशन जो लोग कर रहे हैं तो उनको एटलीस्ट इसमें से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो गाइडेंस जो है वो मिलती रहे। चलें जी, खुदा हाफिज़।